तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हिंदी में आपके लिए मजेदार गो स्टोरीज लाता रहता हूँ, जिसे सुन के आपको बहुत मजा आएगा और आप मेरी आवाज के फैन हो जाओगे। तो चलिए। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। इंग्लैंड एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया में कई जगह राज किया है। एक समय ऐसा था जब इंग्लैंड देश का पूरी दुनिया में खौफ था। कहा जाता था कि अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता है, और सबसे अधिक और लंबा राज अगर उसने किसी देश पर किया था तो वो था भारत देश। इंग्लैंड देश ने अनेक देशों को लूटा, उन देश के लोगों पर अत्याचार किया। इंग्लैंड में कई राजाओं का उदय हुआ और उनका दर्दनाक अंत भी। इन सभी राजा और रानियों के साथ बहुत ही खौफनाक कहानियां और किस्से जुड़े हुए हैं, और इन्हीं में से एक कहानी है ब्लडी मैरी की। ये बात है उस वक्त की जब इंग्लैंड बहुत ही क्रूर राजाओं के शासन के लिए जाना जाता था। उन्हीं क्रूर राजाओं में से एक था राजा हेनरी। राजा हेनरी का जन्म 28 जून 1491 में हुआ था। उसने 1509 से लेकर 1547 तक इंग्लैंड पर राज किया था। वह रंगीन मिजाज का भी था। उसकी बहुत सारी पत्नियां भी थी, लेकिन इतनी पत्नियां होने के बावजूद हेनरी को कभी एक बेटा नसीब नहीं हुआ, और बेटे अगर पैदा भी होते तो कोई ना कोई कारण से मर जाते। ले दे के आखिर में उसकी 2 बेटियां बची थी, जिसमें से एक का नाम था एलिजाबेथ और दूसरी का नाम था मैरी। एलिजाबेथ बहुत ही नर्म स्वभाव की सीधी साधी राजकुमारी थी, और साथ ही अपने पिता हेनरी के आंखों का तारा भी। वहीं दूसरी और राजकुमारी मैरी राजा को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अगर गलती से भी मैरी उन्हें राजमहल में दिख भी जाती तो उसे दुत्कार कर चले जाते। इस पर लोगों का यह भी कहना था कि हेनरी को अपनी पहली पत्नी जरा भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो अपनी पहली बेटी मैरी को भी पसंद नहीं करता था। वो मैरी से पराये जैसा व्यवहार करता, उससे महल का सारा काम करवाता। बेचारी मैरी भी बिना कुछ कहे अपने पिता का हर कहना मानती। पिताजी, एक ना एक दिन आपको मेरी अहमियत जरूर पता चलेगी, और आप देखना, एक दिन आएगा जब दुनिया मुझे आपके नाम से नहीं बल्कि मेरे नाम से आपको जानेगी। वो अक्सर ये सब बातें खुद से कहती। उसे ऐसा लगता जैसे सारी कमी उसमें ही है, बदसूरत होना जैसे उसकी गलती हो। लेकिन मैरी की यह आश हमेशा आस बनकर ही रह गई। उसके दुख कभी कम ही नहीं हुए। ना कभी उसके पिता ने उसका नाम लेकर उसे एक बार पुकारा, और ना ही मरने से पहले उसे देखना पसंद किया। जी हाँ, वो वक्त भी आ गया था जब राजा हेनरी की मौत हो गई। मरने से पहले उसने मैरी को याद तक नहीं किया, पर मैरी हर वक्त बस अपने पिता की एक आहट सुनने को पासी रहती, लेकिन कभी उनके सामने नहीं आती। पर राजा हेनरी अपने घमंड में ही इस दुनिया को छोड़ गया, और साथ ही इंग्लैंड की राजगद्दी भी खाली हो गई। फिर नियम आया कि राजा की गद्दी पर उसकी बड़ी बेटी मैरी बैठेगी। क्योंकि राजा का कोई बेटा नहीं था, इसलिए सभी लोगों ने यह निर्णय लिया कि राजा की गद्दी पर राजा की सबसे बड़ी बेटी मैरी बैठेगी। लोगों के कहे अनुसार मैरी को राजगद्दी संभालने का मौका दे दिया गया। मैरी अब रानी बन गई थी। उसके दुख अब खत्म हो चुके थे, और उसने वो सब किया जिसकी आश उसके मन में वर्षों से दबी हुई थी। लेकिन राजगद्दी संभालते हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि इंग्लैंड में अराजकता फैलने लगी। दरअसल इंग्लैंड के लोग 2 हिस्सों में बंटने लगे थे। एक समुदाय था जो कि कैलोथिन धर्म को ही मानता था, और दूसरा समुदाय ऐसा था जो कि प्रोटेस्टेंट धर्म को मानता था। दोनों समुदायों में लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। रानी भी कैलोथिक धर्म के ही समर्थक थी, इसलिए उसे प्रोटेस्टेंट धर्म से चिढ़ थी। फिर रानी मैरी ने बिना सोचे समझे प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों को बंदी बनाना शुरू कर दिया। वो इस धर्म के लोगों के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आती थी। मैरी अक्सर प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों को जिंदा ही आग के हवाले कर देती, और कभी कभी तो उनका वो हाल करती कि उनका शरीर तक किसी को नहीं मिलता था। इस कारण प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग रानी से बहुत ज्यादा खफा रहने लगे। उसके खिलाफ काला जादू तो कभी दिन भर बैठकर उसके मरने की दुआ मांगते, उसे खूब बद्दुआ देते। रानी बनने के बाद मैरी इतनी क्रूर हो जाएगी, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और हद तो तब हो गई जब मैरी ने जवान लड़कियों का अपहरण करवाना शुरू कर दिया। दरअसल मैरी जवान लड़कियों का अपहरण करवाकर उन्हें जान से मार डालती
और फिर वो उन लड़कियों के खून में नहाया भी करती थी। ये खून मुझे हमेशा जवान रखेगा। मैं कभी नहीं मरूंगी। मुझे कोई नहीं मार सकता। कोई नहीं। खून में डुबकी लगाने से पहले मैरी खुद से कहती और फिर घंटों खून में डूबे हुए कुछ मंत्र बुदबुदाती रहती। वह जब नहाती थी तो उस वक्त कोई भी उसके आसपास नहीं रहता था। कहते हैं आज तक किसी ने मैरी को खून में नहाते हुए नहीं देखा, क्योंकि जो भी मैरी को खून में नहाते हुए देख लेता अगले दिन रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत हो जाती। उसका शरीर काला पड़ जाता और मरने वाला शख्स खुद ही किसी दर्द में अपनी आंखें फोड़ लेता। ऐसी बहुत सी कहानियां लोगों के बीच घुमा करती थी। और फिर अचानक ही खबर आई कि रानी मैरी शादी कर रही हैं। और फिर जल्दी ही मैरी की शादी भी हो गई। शादी के बाद कुछ दिन तक तो मैरी ने अपना शादीशुदा जीवन अच्छे से जिया, लेकिन कुछ ही समय बाद रानी का व्यवहार और भी अजीब हो गया। वह पहले से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। धीरे धीरे दिन रात मैरी और उसके पति के बीच की लड़ाई सारा महल सुनता था। शादी का रिश्ता इस हद तक आ चुका था कि दोनों मियां बीवी अब एक कमरे में भी नहीं सोते थे। पर फिर इसके कुछ दिन बाद खबर आई कि रानी मेरी पेट से है, जल्दी ही वो मां बनने वाली है। इस खबर से पूरे इंग्लैंड में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सबको लगा कि अब उन्हें अपना राजा मिल जाएगा। जो लोग पहले रानी मैरी को बद्दुआ देते थे, उसके मरने की दुआ मांगते थे, वही लोग अब रानी मैरी की सलामती की दुआ मांगने लगे थे। पूरा इंग्लैंड खुशियां मना रहा था, लेकिन इंग्लैंड की यह खुशी थोड़ी दिनों में मर गई, क्योंकि जल्द ही सबको पता चल गया कि रानी कभी गर्भवती हुई ही नहीं थी। पर रानी का फूला हुआ पेट पूरी प्रजा ने देखा था, इसलिए किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रानी मैरी के साथ ये क्या हो रहा है। लोग अभी इस सवाल से जूझ ही रहे थे कि फिर खबर फैली कि रानी मैरी एक बार फिर से मां बनने वाली है। एक बार फिर इंग्लैंड के लोग बेतहाशा खुशियां मना रहे थे, लेकिन जल्द ही इस बार भी उन्हें उदासी का ही मुंह देखना पड़ा था, क्योंकि एक बार फिर खबर फैली कि रानी मैरी मां नहीं बन सकती। पर इस बार लोगों ने रानी की हालत यानी हर बार उसके फूले हुए पेट का कारण पता किया। जब लोगों ने कई तांत्रिकों से इस रहस्य का पता करवाया तो उन्हें पता चला कि उसके पेट में कोई बच्चा नहीं बल्कि भूत पल रहा था। दरअसल रानी मैरी का पेट कोई गर्भाशय नहीं बल्कि एक भूताशय था, जिसमें भूत पलते थे। रानी की यह हालत उसके बुरे कर्मों के कारण हुई थी। बचपन में जब मैरी के पास कोई खुशी का ठिकाना नहीं था, तब से ही उसने काली विद्या को अपनाना शुरू कर दिया था। जो बातें वो किसी से नहीं करती थी, वो बातें उसने आत्माओं को बताई। आत्माओं ने भी मैरी का खूब अच्छे से इस्तेमाल किया। पहले उसे राजगद्दी का लालच देकर उसके हाथों काला जादू करवाकर अपने पिता राज हेनरी को ही मरवा दिया। फिर उन आत्माओं ने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए जवान लड़कियों की बलि मांगी, जो मैरी ने हंसते हंसते पूरी कर दी। और जब आत्माओं को वापस दुनिया में आना था तो उसके लिए भी उन्होंने मैरी का गर्भ ही चुना। दरअसल जब मैरी खून में डूबकर मंत्रों का उच्चारण करती थी तो असल में वो उस दूसरी दुनिया के आत्माओं का आवाहन अपने गर्भ में करती थी। कहते हैं मैरी ने कुल 7 बार आत्माओं को जन्म दिया है, मतलब कुल 7 आत्माएं उस नर्क से इस धरती लोक पर आई हैं। और 7वें आत्मा को जन्म देने के बाद ही मैरी की मौत हो गई थी। उसका साफ मतलब ये था कि अब नर्क से आई हुई आत्माओं को वापस भेजने का दरवाजा भी मैरी के साथ ही खत्म हो चुका था। कहते हैं कि नर्क से आई हुई आत्माओं में से अब तक कुल 3 आत्माएं ही पकड़ में आई हैं, लेकिन इन 3 आत्माओं को पकड़ने के चक्कर में अब तक कुल 27 लोग रहस्यमयी तरीके से मारे जा चुके हैं। आपको बता दें कि आत्माओं को पकड़ने का काम मैरी के मरने के बाद राजगद्दी की नई रानी एलिजाबेथ ने दिया था, और ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक कि कुल 7 की 7 आत्माएं कब्जे में नहीं आ जाती, चाहे फिर इसमें सदियों ही क्यों न लग जाए। नर्क से आई हुई आत्माएं इतनी ताकतवर है कि उन्होंने अब तक कितनों की जान ली है। इसका हिसाब आज तक गुप्त रखा गया है। और तो और पिछले 5 या 6 साल में किसी नई आत्मा के कब्जे में आने की खबर नहीं आई है। लेकिन ये बात सच है कि नर्क से आई हुई आत्माएं आज भी इस धरती पर मौजूद है, जिनकी वजह से मैरी को ब्लडी मैरी के नाम से पुकारा जाने लगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें
और अपने दोस्तों में शेयर करे। मुझे अभी के अभी एक जिंदा इंसान चाहिए। क्या तुम उसका बंदोबस्त कर सकते हो? मगर बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो तुम चाहो। मगर जिंदा इंसान क्यों? क्या करोगे तुम उसका? तुम सवाल बहुत पूछते हो। आम खाने से मतलब रखो, गुठलियां हम गिन लेंगे। सारे राजमहल में चहल पहल मची हुई थी। आज राजा पूरे 6 महीने के बाद युद्ध भूमि से लौटे थे। उनके जीत के जश्न में सारी महल में नाच गाना चल रहा था। इतने दिनों के बाद महाराज युद्ध भूमि से लौटे हैं, मगर उन्होंने अभी तक हमारी खैर खबर तक नहीं पूछी। क्या अब उनकी जिंदगी में हमारी कोई कीमत नहीं है? सिर्फ इस शान शौकत को हासिल करने के लिए उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया था। अपना दिल छोटा मत करिए रानी साहिबा, अभी कुछ ही देर में महाराज आते ही होंगे। आइए, तब तक हम आपको उनके स्वागत के लिए तैयार कर देते हैं। आज आपको कुछ इस तरह से तैयार करेंगे कि महाराज कभी आपको छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोचेंगे। दासी ने महारानी का उपटन करके नक्शे सीख तक उन्हें तैयार कर दिया। अपनी आंखों से काजल निकालकर महारानी के कानों के पीछे लगाते हुए दासी बोली, आहा, अरे महारानी, आज आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि पूनम का चांद भी आपको देखकर शर्मा जाए। दुश्मनों को तो जीत कर आ ही चुके हैं महाराज, मगर एक बार इस महल में आ जाएं, आपके श्रृंगार और यौवन के आगे हार जाएंगे। हाँ। खुद को आईने में निहारते हुए महारानी बोली, आज इस पूरे भवन को फूलों से सजा दो, द्वार से लेकर शयन कक्ष तक दियों की रोशनी कर दो। महाराज को अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं है। हम नहीं चाहते कि आज कुछ भी ऐसा हो जो महाराज को बिल्कुल पसंद ना आए। महारानी के कहने पर दासियों ने पूरा महल फूलों से सजा दिया और दीपक की रोशनी से रोशन कर दिया। महारानी महाराज का इंतजार करने लगी, मगर उनके इंतजार की घड़ियां लंबी होती गई। सुबह होने की थोड़ी देर पूर्व ही महाराज महल में पधारे। दासियों ने जैसे ही महाराज के आने की खबर करी, महारानी तुरंत उनके स्वागत में खड़ी हो गई। महाराज को रानी के पास सिर्फ जिस्मानी भोग ही खींच कर लेकर आता था, वरना इससे ज्यादा उनका और महारानी का कोई संबंध नहीं था। जलते हुए दिए की रोशनी में उन्होंने महारानी का चेहरा देखा, मगर ना जाने क्यों कुछ बात उन्हें खटक गई और फूलों को मसलते हुए बोले, कितना भी श्रृंगार कर लो तुम, हमें ना तो शारीरिक सुख दे पाती हो, ना ही संतान सुख। महारानी को भीतर तक चुभ गई ये बात। उन्होंने फिर भी महाराज को बिना कुछ कहे बिस्तर पर संतुष्ट करने की काफी कोशिश की, मगर महाराज के जोश के आगे उनका यौवन और ताकत सब कुछ हार गया। वे खुद को बेबस महसूस कर रही थी। खुद को महारानी कहती हो, राजपुताना खून दौड़ता है तुम्हारी रगों में, मगर अपने पति को ही संतुष्ट नहीं कर पाती हो तुम। तुमसे बेहतर तो हमें संतुष्टि हरम की दासियों से मिल जाती है। आइंदा हमें अपने महल में आने का बुलावा मत भेजना। कहते हुए महाराज खुद बिना संतुष्ट हुए रानी को भी ऐसे ही अधूरी छोड़कर वहां से चले गए। वीरा जो महारानी की मुंह लगी दासी थी, वह बचपन से ही महारानी के साथ पली बड़ी थी और उनकी शादी के बाद उनके साथ ही ससुराल आ गई थी। महाराज को इस तरह गुस्से में जाते देख समझ गई थी कि आज फिर महाराज और महारानी के बीच अनबन हो गई। महाराज के जाने के बाद दासियां महाराज की सेवा में हाजिर होने के लिए जाने लगी, तो उसने सभी दासियों को रोक दिया और खुद कमरे में पहुंच गई। बिस्तर पर से मसलते हुए फूल उठाकर बोली, इन्हें तो देखकर लगता है आज की रात बहुत यादगार हो गई, मगर फिर महाराज इतने गुस्से में यहाँ से क्यों गए हैं? वही पुरानी सारी बातें। हम उन्हें संतान का सुख नहीं दे पा रहे हैं और ना ही वे हमारे साथ खुश हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। आपकी तकलीफ अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। आपको कितने दिनों से कह रही हूँ चलो मेरे साथ, मगर आप चलने को तैयार ही नहीं हैं। यदि आप मुझ पर जरा भी विश्वास करती हैं, तो आपको उसी विश्वास का वास्ता है। अब चुपचाप मेरे साथ चलिए आप। महारानी अपनी दासी के साथ एक अघोरी की गुफा में जाती है। घनघोर अंधेरे में केवल एक दिया जल रहा था। महारानी उस गुफा में जाने से डर रही थी, मगर दासी उसे अपने साथ ले गई। जैसे ही उसने गुफा में पैर रखा, अघोरी की आवाज आई, बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार हो रहा था।
आज बहुत खास दिन है। आज ये गुफा रोशन हो जाएगी। अघोरी के कहते ही गुफा रोशन हो गई, मानो गुफा के अंदर हजारों दिए एक साथ जल उठे हो। अचानक इतनी रोशनी देखकर महारानी हैरान हो गई। उनके मन में कई सारे सवाल थे कि वो तांत्रिक उन्हें कैसे जानता है, वहां उनका इंतजार क्यों कर रहा था। धीरे धीरे साधे हुए कदमों से वो रहस्यमय गुफा के आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वो तांत्रिक के पास पहुंची, उनकी चीख निकल गई। वहां का नजारा बहुत ही विवस्थ था। चारों ओर खून की नदियां बह रही थी। बीच में एक बकरा और मुर्गा कटा हुआ पड़ा था। हवन कुंड जल रहा था। शायद अभी उस जानवर की बलि दी गई थी। अपनी जवानी के दिन वापस पाना चाहती हो? एक बार बुढ़ापा आ जाता है, उसके बाद जवानी वापस नहीं आ पाती है। अरे ऐसा ना कहो बाबा जी, उम्मीद से आपके पास आए हैं। हमारी उम्मीदों पर पानी मत फेरो। तो क्या चाहती हो तुम? इसके लिए मैं अपनी साधना दांव पर लगाकर काल चक्र का पहिया घुमा दूं, जिससे ये फिर से जवान बन जाए। आप तो सब कुछ कर सकते हैं बाबा। हम लोग बड़ी आशा से आपके पास आए हैं। यदि काल चक्र को घुमा भी दूं और दोबारा तुझे जवान भी कर दूं, मगर फिर जब काल चक्र अपनी गति से चलेगा तो बुढ़ापा वापस अपने शरीर में अपना राज स्थापित कर लेगा। आपको जो कुछ भी चाहिए हम देने को तैयार हैं, मगर हमें हर हाल में महाराज का प्यार वापस हासिल करना है। कहीं ऐसा ना हो वे हमसे। कहते हुए महारानी खामोश हो गई। एक रास्ता है जिससे तू कभी भी बूढ़ी नहीं होगी, यहाँ तक कि जीवन मृत्यु के चंगुल से भी मुक्त हो जाएगी, मगर उसमें खतरा है। हम कोई भी खतरा उठाने को तैयार हैं, बस आप आदेश दीजिए हमें क्या करना है। एक बार सोच लो, यदि एक बार इस और कदम बढ़ा दिया तो वहाँ से लौटना नामुमकिन है। हमारी रगों में राजपुताना खून दौड़ रहा है। एक बार कहने के बाद हम हमारी बात से पीछे नहीं हटते। महारानी की बात सुनकर तांत्रिक के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई और वो उन दोनों को लेकर गुफा से बाहर निकल आया और जंगल की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा। बीच जंगल में पहुंचकर उसने अपनी शक्तियों से अग्नि को अभिमंत्रित कर बुलाया और उस आग में अपनी उंगली काट कर रक्त की कुछ बूंदें टपकाई। फिर ऐसा महारानी के साथ भी किया। जैसे ही उसका रक्त हवन कुंड में गया, वहां एक रक्त का भरा हुआ कटोरी आ गया। तांत्रिक ने रक्त का कटोरी महारानी की ओर बढ़ाते हुए कहा, इस रक्तपान के बाद तुम जवा हो जाओगी। जब भी फिर तुम्हें अपने अंदर ताकत और जवानी की आवश्यकता हो, किसी जवान इंसान का खून पीकर तुम खुद को जवा रख पाओगी। मगर खून देख महारानी को उल्टी आ गई। यह देख तांत्रिक बोला, मैंने कहा था ना, इस राह पर आगे बढ़ना मुश्किल है, तुम नहीं कर पाओगी, जाओ यहाँ से। तांत्रिक की बातें सुनकर महारानी गुस्से में बोली, मंजूर है हमें। महाराज की नजरों से गिरने से अच्छा है मैं हमेशा जमा रहूं और वो बूढ़े होकर मुझसे भीख मांगे, वो भी तो तरसे जैसे हम तरसे हैं। महारानी सोच लीजिएगा एक बार कदम बढ़ गए तो पीछे होना मुश्किल हो जाएगा। हमें सब कुछ मंजूर है, सिर्फ हम नहीं तुम भी हमारे साथ डगर पर चलोगी और रोजाना हमारे लिए एक जिंदा इंसान का बंदोबस्त करोगी। हम कभी भी बूढ़े नहीं होना चाहते हैं। कहते हुए वो तांत्रिक की ओर इशारा की। रक्तपान करने के बाद महारानी खुद को और अधिक ताकतवर महसूस कर रही थी। जंगल से बाहर निकलकर ही दोनों को बेचैनी होने लगी। नदी किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे। दोनों की आंखों में शैतान उतर आया। कुछ ही पल में वहां एक बच्चे की लाश थी और वे दोनों खुद को तरोताजा महसूस कर रही थी। वीरा, आज का काम तो हो गया, मगर अब रोज एक जिंदा इंसान का बंदोबस्त तुम्हें करना होगा। आप बेफिक्र रहिए महारानी, आप महाराज पर ध्यान दीजिए। मैं सेनापति केशव से कहकर रोज एक जिंदा इंसान का बंदोबस्त करवाऊंगी, क्योंकि अब उसे मेरे इशारों पर नचाना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा और सेनापति होने के नाते आसानी से जिंदा इंसान का बंदोबस्त भी कर सकता है। महाराज महारानी में आए हुए परिवर्तन से बहुत खुश थे। उनके शरीर का कसाव और जोश दोनों ही बदल गया था।
वही केशव को वीरा के साथ प्रणय का सुख मिल रहा था, मगर रोजाना जिंदा इंसान का खून पीकर वे बहुत ही जवा और खूंखार हो गई थी। धीरे धीरे केशव को उन दोनों के लिए जिंदा इंसान का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा था। एक रात जब केशव किसी जवान इंसान का बंदोबस्त नहीं कर पाया तो महारानी ने उसी का खून पी लिया। केशव बुरी तरह से छटपटा रहा था, मगर खुद को महारानी के चंगुल से नहीं छुड़ा पाया। अभी तक हर मरे हुए इंसान का शव केशव ठिकाने लगा देता था, मगर केशव का शव वे लोग ठिकाने लगा पाते उसके पहले ही वो शव महाराज के सैनिकों के हाथ लग गया। महाराज को पता चला तो वो तुरंत केशव के शव के पास आए और उसका छक्त विछत शव देखकर बोले, हमारे दुश्मनों की इतनी हिम्मत हो गई है कि हमारे महल में घुसकर हमारे सेनापति का ये हाल कर दिया। इसका मतलब हमारे दुश्मन महल के अंदर अपनी सेंध लगा चुके हैं। जल्द ही दुश्मन का पता लगाना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इसी कारण से हमें हार का सामना करना पड़े। मगर जब घर के ही लोग दुश्मन बने बैठे हो तो उनका पता लगाना मुश्किल होता है। वीरा ने तांत्रिक को केशव की मौत की खबर दे दी थी। तांत्रिक महारानी के पूरी तरह वहशी हो जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। एक रात जब महाराज महारानी के कक्ष में थे, दोनों के प्रणय के दौरान महाराज महारानी को संतुष्ट नहीं कर पाए तो महारानी बोली, यदि पति अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाए तो पति के जिंदा रहने से अच्छा है कि पत्नी विधवा हो जाए। अब आपका हमारे जीवन में कोई काम नहीं है, जाइए उस दुनिया में जाकर आराम कीजिए। कहते हुए महारानी ने महाराज का खून कर उनके रक्त से अपनी प्यास बुझा ली। अपने पति का खून पीकर महारानी और ज्यादा खूंखार हो गई थी। तांत्रिक रानी के पास आया और बोला, देखिए अब आप बहुत शक्तिशाली हो गई हैं। अब आपको ऐसे पुरुष की जरूरत है जो आपकी टक्कर का हो। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो आपकी बराबरी का है। आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे, इसके लिए आपको मेरे साथ जंगल में चलना होगा। एक हवन के बाद वह शख्स हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। हवन के पहले तांत्रिक ने रानी को कुछ जड़ी बूटियों का रस पीने के लिए दिया, जिसे पीने के बाद रानी कुछ कुछ नशे में हो गई। उसे कुछ होश नहीं था। आज तुम्हारी बलि देकर मैं तुम्हारी शक्तियां भी अपने अंदर हासिल कर लूंगा और अमर हो जाऊंगा। फिर इस दुनिया पर मेरी ताकत का राज होगा, मेरी ताकत का। ऐसा कहते हुए वो रानी को खत्म कर देता है। पुष्पा एक बला खूबसूरत हिरनी सी आंखों वाली, रेशम सी बालों वाली, गुलाब की पंखुड़ियों के होठ सी धरती पर उतरी एक अप्सरा थी। पुष्पा गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। पुष्पा की खूबसूरती के चर्चे सिर्फ उसके गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी था। उसकी जैसी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं थी। पर पुष्पा के पिताजी बहुत गरीब थे, इसलिए पुष्पा का साथ तो हर कोई चाहता था, पर उससे कोई शादी नहीं करना चाहता था। पुष्पा के पिताजी पुष्पा की शादी के लिए बहुत चिंतित रहते थे। कुछ दिनों बाद पुष्पा के पिताजी पुष्पा की शादी एक दूर गांव में कुमार नाम के लड़के से कर देते हैं। पुष्पा के इस गांव में आते ही गांव के सारे मर्दों की नजर पुष्पा के चमकते बदन पर पड़ती है, और पड़ी भी क्यों ना, पुष्पा की खूबसूरती के आगे गांव के फूल भी शर्मा रहे थे। पुष्पा को देखकर गांव का एक आदमी कहता है, कुमार बाबू बड़ा चमकता सोना लाए हो। इस सोने से थोड़ा हमें भी चमकाना, भूल ना जाना। पुष्पा को ये बात जरा पसंद ना आई, पर वो इस गांव में आज ही आई थी तो उसने चुप रहना ही उचित समझा। पुष्पा दिन भर घर का काम करती, कभी पानी लाना, खाना बनाना, इन सब में उसका दिन बीत जाता था। शादी के कुछ दिन बीत गए। अब कुमार थोड़ा परेशान परेशान रहने लगा। क्या हुआ जी? मैं देख रही हूँ आप आजकल बहुत परेशान दिख रहे हैं। कुछ भी तो नहीं, कहाँ परेशान। ठीक है। फिर कुछ दिन और बीत गए और एक दिन कुमार पुष्पा से आकर कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है पुष्पा। हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? वो बोलो भी अब। मैंने तुमसे ये बात छुपाई, पर अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें ये बात बता दूं। पुष्पा, इस गांव में एक रीत सदियों से चली आ रही है, और जो इस रीत को नहीं मानता उसको मौत की सजा सुनाई जाती है। ऐसी भी क्या रीत है?
बताओ जरा। नगर वधु। क्या? हाँ पुष्पा, नगर वधु। इस गांव में जो भी नई दुल्हन आती है उसे गांव में 1 महीने के लिए नगर वधु बनना पड़ता है। फिर गांव के मर्द उस वधु के साथ संबंध बनाते हैं। ये रीत इसलिए चली आ रही है ताकि गांव बुरी शक्तियों से बचा रहे। इस रीत को हर नई वधु मानती है और नहीं मानती है तो पूरे परिवार को मौत की सजा दी जाती है। मैं ये बात तुमको कब से बताने वाला था पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, पर अब ये रीत तुमको पूरी करनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं ये रीत कभी पूरी नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी पर ये रीत कभी पूरी नहीं करूंगी। पर पुष्पा, फिर हमारे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। जो भी हो, मैं ये रीत कभी पूरी नहीं करूंगी और मैं इस रीत के खिलाफ लड़ूंगी। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि पुष्पा नगर वधु नहीं बनना चाहती। एक दिन गांव में सभा बुलाई जाती है। गांव के सभी लोग इकट्ठे होते हैं। वहां पर पुष्पा, कुमार सबको बुलाया जाता है। क्यों पुष्पा, तुम क्या चाहती हो? हाँ, इस गांव पर बुरी शक्तियों का साया पड़े? हाँ, तुम क्यों इस गांव की सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ना चाहती हो? क्या तुम्हें अपनी खूबसूरती का इतना घमंड है कि तुम्हें इसके सामने हमारे गांव की रीत परंपरा भी छोटी लग रही है? नहीं, मुझे अपनी खूबसूरती का घमंड नहीं है, पर मैं ये वाहियात रीत पूरी नहीं करूंगी और मैं नगर वधु कभी नहीं बनूंगी। तुम जानती हो ना इस रीत को पूरी नहीं करने वाले का अंजाम क्या होता है? कोई मेरे पति पर हाथ तो लगाए। मेरे पति को मारने से पहले उसको मुझको मारना होगा। मुखिया सभा समाप्त कर देता है। सभी लोग जाने लगते हैं। तभी मुखिया के कान में गांव का एक आदमी भूरा कहता है, जरा देखो तो मालिक, इस फूल ने कैसे कांटे बरसाए हैं। कुछ इंतजाम कीजिए मालिक, वरना ये कमसीन कली एक दिन हमारी जान के गले का फंदा बन जाएगी। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। फिर अगली रात को, कुमार, ओ कुमार, जरा घर से बाहर आना तो। कुमार घर से बाहर आता है। क्या हुआ भाई, क्यों इतनी आवाज दे रहे हो? कुमार, तुम्हारे खेत में मैंने कुछ जानवर देखे हैं, तुम्हारी सारी फसल बर्बाद कर देंगे। अरे जाओ, उन्हें भगा कर आओ। कुमार खेत की तरफ चला जाता है। पुष्पा घर पर अकेली थी। इस बात का फायदा उठाकर मुखिया और भूरा दोनों घर के अंदर घुस जाते हैं। पुष्पा खाना बना रही थी। इतने कोमल कोमल हाथ और ये सब काम। भूरा की आवाज सुनकर पुष्पा चौंक जाती है। तुम दोनों, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? भला अब घर में घुसने के लिए मुखिया को भी इजाजत लेनी पड़ेगी। क्या लेने आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। जी भरने आए हैं। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। मुखिया जी, मैंने कहा था ना, ये लड़की ऐसे नहीं मानने वाली। चलिए, इसका काम तमाम कर ही देते हैं। मुखिया और भूरा पुष्पा को अपने हाथों से दबोच लेते हैं। मुखिया और भूरा दोनों पुष्पा के साथ संबंध बनाते हैं। पुष्पा चीखती है, चिल्लाती है, मगर उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंचती। मुखिया और भूरा दोनों चाकू से पुष्पा का गला रीत कर मार देते हैं और घर को आग लगा देते हैं। कुमार आकर देखता है तो उसका घर आग में लिपटा होता है। गांव वाले भी वहां आ जाते हैं और आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, मगर बहुत देर हो चुकी थी। पूरा घर जलकर खाक हो जाता है। पुष्पा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती पुष्पा। देखो गांव वालों, इसने नगर वधु बनने से इनकार कर दिया था और आज इन बुरी शक्तियों ने इसके साथ क्या हश्र किया। गांव की रीत सदियों से चलती आई है और चलती रहेगी। इस हादसे के दूसरे दिन बाद ही कुमार गांव छोड़कर चला जाता है। कुछ साल बाद गांव का ही एक लड़का नई शादी करके वधु को अपने गांव लाता है। वो लड़की भी कम खूबसूरत नहीं थी। उसको देखकर मुखिया और भूरा आहें भरने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद उस लड़की का भी नगर वधु वाली रीत पूरी करने का दिन आ जाता है। गांव का मुखिया होने की वजह से उस लड़की को सबसे पहले मुखिया के यहाँ रात गुजारना था। उस रात वो लड़की घूंघट लिए दुल्हन की तरह सज कर बैठी हुई थी। बिस्तरों पर फूल बिछे हुए थे। मुखिया भी उस लड़की के साथ रात गुजारने को बेताब था। मुखिया उस लड़की के पास आता है और कहता है, तुम्हारी तरह एक लड़की इस गांव में पहले भी आई थी,
पर वो नगर वधू बनने को राजी नहीं हुई। पर तुम समझदार हो अच्छा हुआ तुम मान गई, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होता जो उसका हुआ। ऐसा कहकर मुखिया उस लड़की का घूंघट उठाता है। घूंघट उठाते ही उसके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि अब उस लड़की का चेहरा चुड़ैल में बदल चुका था। लाल आंखें, लंबे नाखून, बड़ी बड़ी दांत और गले से बहता खून। कौन हो तुम? चली जाओ यहाँ से। भूल गया इतनी जल्दी? मैं हूँ पुष्पा। क्या पुष्पा? और तुम तो हाँ, तुमने मुझे बड़ी बेरहमी से मार डाला था। अब तुम्हारी बारी है। मुझे माफ कर दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई थी। तुम कहो तो मैं नगर वधू वाली रीत भी बंद करवा दूंगा, मुझे माफ कर दो। ये सब पहले सोचना था मुखिया, अब वक्त बीत गया है। अब तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। ऐसा कहकर चुड़ैल मुखिया को उठाकर सामने वाले शीशे पर फेंक देती है और शीशा टूटकर बिखर जाता है। शीशे के कुछ टुकड़े मुखिया के शरीर में चुभ जाते हैं। चुड़ैल अपनी साड़ी से मुखिया का गला दबाने लगती है। मुखिया तड़पने लगता है। चुड़ैल साड़ी का फंदा कसती जाती है और आखिर मुखिया दम तोड़ देता है। मुखिया के कमरे के बाहर ही भूरा बैठा हुआ था। वह शोर शराबा सुनकर बाहर से आवाज लगाता है। क्या हुआ मुखिया जी? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे बाहर तक हल्ला हो रहा है। तभी अंदर से एक मनमोहक आवाज आती है। मुखिया जी तो सो गए हैं, मैं जगी हुई हूँ। आप दरवाजा खोलकर अंदर आ जाइए। भूरा बहुत जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और जाते ही फट से दरवाजा बंद कर देता है। अरे कहाँ हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? वो मनमोहक आवाज कर्कश आवाज में बदल चुकी थी। मैं तुम्हारे पीछे हूँ, जरा पीछे तो देखो। भूरा पीछे देखता है और देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। मुझे भूले तो नहीं, मैं पुष्पा हूँ। मुखिया जी ऊपर चले गए हैं और तुम्हें भी बड़े जोरों से ऊपर बुला रहे हैं। नहीं, मुझे मत मारना। मैंने तो सब मुखिया के कहने पर किया था, मुझे छोड़ दो। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कह पाता। इतने में चुड़ैल अपने नुकीले दांतों से उसकी गर्दन पर जोर से काट देती है। पूरा दर्द से तड़पने लगता है। इसके बाद चुड़ैल उसे नोचने लगती है और कहती है, मेरे बदन को भी ऐसे ही नोच नोच कर खाया था ना तुम लोगों ने। पुष्पा, मुझे माफ कर दो। आप भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। पुष्पा एक चाकू उठाती है और मुखिया भूरा की लाश को ले जाकर गांव के चौराहे पर टांग देती है और दीवार पर लिखती है, नगर वधू की तरफ से गांव वालों को सब प्रेम भेंट। अगली सुबह गांव के सभी लोग मुखिया और भूरा की लाश को देखकर समझ जाते हैं और उस दिन के बाद से ही गांव में नगर वधू वाली रीत खत्म हो जाती है। इस दुनिया में लोगों के मन में, बंद घरों में या बंद जुबान के पीछे कई राज होते हैं। ये राज कभी चौंका देने वाले होते हैं तो कभी दिल दहला देने वाले। आज जानेंगे ऐसे ही एक बंद कमरे का राज। जयपुर की तीखे नैन नक्श, घुंघराले बाल वाली सुंदर लड़की रितिका। उसका बचपन से ही एक्टिंग में करियर बनाने का शौक है। वह एक फिल्म स्टार बनना चाहती है। वो मुंबई जाने का सोचती है, पर रुकेगी कहाँ? फिर उसे याद आता है कि उसके एक दूर के रिश्तेदार शिवम भैया का घर मुंबई में ही है। वो कुछ दिन के लिए उनके घर रह लेगी। रितिका शिवम भैया को कॉल लगाती है। कॉल लगाकर रितिका शिवम के कॉल उठाने का इंतजार करती है। जैसे ही शिवम कॉल उठाता है, हेलो शिवम भैया, रितिका बोल रही हूँ जयपुर से। याद है या भूल गए? अरे हाँ रितिका, वो घुंघराले बाल वाली। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, कहो कैसे याद किया? भैया आपकी एक मदद चाहिए थी, अगर आप बुरा ना मानो तो। अब बोलो भी रितिका। भैया आपको पता है ना मुझे एक्टिंग का कितना शौक है। मैं मुंबई आना चाहती हूँ। सोच रही हूँ
कुछ दिन आपके घर रह लूं? प्लीज भैया, मना मत करिएगा। कैसी बातें कर रही हो रितिका? तुम्हारा ही घर है। देखो, मैं तो ऑफिस के काम से दिल्ली शिफ्ट हो गया हूं। मैं और तुम्हारी भाभी चारू, हम दोनों दिल्ली ही रहते हैं और मुंबई वाला घर पूरा खाली है। तुम मुंबई पहुंच जाओ तो कॉल कर देना। मैं एक लड़का भेज दूंगा, वो न्यूज़पेपर बांटने आता है। वो तुम्हें घर की चाबियां दे देगा। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ऐसा कहकर रितिका कॉल रख देती है। अगले दिन रितिका मुंबई पहुंच जाती है। रितिका मुंबई पहुंचकर शिवम को कॉल करती है। शिवम चाबी देने के लिए एक लड़के को भेज देता है। लड़का रितिका को चाबी देने आता है। लड़का रितिका को चाबी देते वक्त कहता है, ये लीजिए चाबियां, पर मैडम ध्यान रहे, इस घर की चीजों से ज्यादा छेड़छाड़ मत कीजिएगा, खासकर कपड़ों से। ओके यंग बॉय, तुमने चाबियां दे दी ना, अब तुम जाओ ना, मुझे ज्ञान मत दो। इतना ट्रेवल करके आई हूँ, थक गई हूँ। रितिका उस लड़के से चाबियां ले लेती है और उससे उसका नाम पूछती है। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? जी, धीरज। इतना कहकर लड़का चला जाता है। रितिका घर के अंदर जाती है। घर बहुत आलीशान था। रितिका सीधे बेडरूम में जाती है। रितिका वहां शिवम भैया और चारू की एक तस्वीर देखती है। रितिका तस्वीर को देखकर कहती है, नॉट बैड, नॉट बैड। मानना पड़ेगा भैया को, क्या पसंद है भैया की। कितनी खूबसूरत है चारू भाभी। चलो अब नहा लेती हूँ, बहुत थकावट हो गई है, थोड़ा अच्छा लगेगा। रात भी हो गई है, खा पीकर सो जाऊंगी और सुबह ऑडिशन देने भी जाना है। ऐसा सोचकर रितिका नहाने चली जाती है। रितिका नहाकर बाहर आती है। वो खिड़की में आकर देखती है और कहती है, वाओ, सो ब्यूटीफुल मुंबई यार, कितना मस्त व्यू है, क्या मूनलाइट आ रही है। वो बाहर देख ही रही थी कि उसकी नजर कमरे में एक टेबल पर रखे एक लाल लहंगे पर पड़ी। वो खुद से कहती है, ओ माय गॉड, सो मच प्रिटी, क्या मस्त लहंगा है। मैं इसको एक बार पहनकर ट्राई करती हूँ। रितिका बहुत खुशी से उस लहंगे को पहन लेती है। वो उस लहंगे को पहनकर जैसे ही खुद को मिरर के सामने देखने जाती है, अचानक से लाइट चली जाती है। ओहो, इस लाइट को भी अभी जाना था। मुंबई में भी लाइट जाती है, ये तो कमाल ही हो रहा है बिल्कुल। बट इट्स ओके, मेरे पास मोबाइल है, वो कब काम आएगा। रितिका अपने मोबाइल की टॉर्च जलाने के लिए मोबाइल उठाती है। रितिका का मोबाइल बैटरी लो बताकर स्विच ऑफ हो जाता है। अरे, इस मोबाइल को क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो फुल बैटरी थी। रितिका को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहती है, क्या सब कुछ बुरा आज मेरे ही साथ हो जाएगा मेरी जिंदगी में। एक लहंगा क्या पहन लिया, लाइट भी चली गई, मोबाइल भी ऑफ हो गया। रितिका खिड़की की तरफ चली जाती है। वो बाहर देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसके मकान को छोड़कर बाकी सारे मकानों में लाइट आ रही थी। हो क्या रहा है यहाँ? सिर्फ मेरे यहाँ लाइट क्यों नहीं आ रही? ऐसा कहकर जैसे ही पीछे घूमती है, वो डर कर गिर जाती है। उसके सामने एक जला चेहरा था। उसके बड़े बड़े दांत थे। वो पूरी जली हुई थी। उसके हाथ पैर सब काले थे। उसने भी लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था। रितिका ये सब देखकर बहुत डर जाती है। रितिका के पसीने छूटने लगते हैं। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? और अंदर कैसे चली आई? चली जाओ यहाँ से। हेल्प, हेल्प प्लीज, हेल्प समबडी, हेल्प। पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। रितिका दरवाजे की तरफ दौड़ती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा खुलता ही नहीं है। इतने में वो लाल लहंगा पहनी हुई महिला रितिका के ऊपर कूद पड़ती है। वो रितिका के हाथों को नोचने लगती है। रितिका के हाथों से खून निकलने लगता है। रितिका उसको जोर से एक धक्का मारती है, पर उससे वो महिला हिलती भी नहीं है। तभी रितिका जय हनुमान कहकर धक्का मारती है। तब जाकर वो महिला दूर जा गिरती है। रितिका समझ जाती है ये कोई आम इंसान नहीं, चुड़ैल है। रितिका फटाफट अपने बैग से एक सिद्ध तुलसी माला निकालती है और उसको हाथ में पहन लेती है। जैसे ही रितिका ने इस माला को पहना, वह चुड़ैल वहां से गायब हो गई और तुरंत लाइट आ गई।
तभी वो देखती है कि उसके मोबाइल में उजाला होता है और वो देखकर चौंक जाती है। उसके मोबाइल की बैटरी फुल थी। हे भगवान, प्लीज सेव मी, मेरे साथ क्या हो रहा है? रितिका उस बेड पर बैठी रहती है। तभी रितिका सोचती है कि आज तो उसका बुरा हाल हो गया। वो मुंह धो के आ जाती है। वो सोचती है कि ये रात जैसे तैसे निकल जाए। वो हीरोइन बनने का सपना छोड़ चुकी थी। रितिका बाथरूम में जाने लगती है। तभी उसे याद आता है कि इस सिद्ध तुलसी माला को अंदर ले जाना सही नहीं रहेगा और ये पानी में भीग जाएगी। वह माला उतारकर बाथरूम के अंदर चली जाती है। रितिका जैसे ही अपना मुंह धोकर मिरर में देखती है, वो उस चुड़ैल को अपने पीछे देखती है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। चुड़ैल रितिका से वापस लिपट जाती है। वह वापस रितिका को अपने नाखूनों से नोचने लगती है। मुझे छोड़ दो, मुझे तुम क्यों मारना चाहती हो? प्लीज मुझे बता तो दो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? लहंगा, ये लहंगा मेरा है, इसको कोई नहीं पहन सकता। इसको जो भी पहनेगा मैं उसको मार दूंगी। इस लहंगे पर सिर्फ मेरा हक है। रितिका चुड़ैल को फिर जय हनुमान का नारा लगाकर दूर फेंक देती है और बाथरूम से बाहर आ जाती है। रितिका फटाफट उस लहंगे को खोल देती है और तुलसी माला वापस पहन लेती है। चुड़ैल वापस गायब हो जाती है। रितिका सोचती है आखिर लहंगे में क्या है। तभी रितिका को वो चाबी देने वाला लड़का याद आया जिसने कहा था, ये लीजिए चाबियां, पर मैडम ध्यान रहे इस घर की चीजों से ज्यादा छेड़छाड़ मत कीजिएगा, खासकर कपड़ों से। यह सोच रितिका बहुत उत्सुक हो जाती है। रितिका अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है उसके कमरे के बगल वाले कमरे का दरवाजा हल्का सा जला हुआ है और काला पड़ा हुआ है। उस कमरे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। रितिका अपने बालों से एक हेयर पिन निकालती है और उस ताले को खोल देती है। रितिका जैसे कमरे के अंदर घुसती है, वह देखती है उस कमरे की दीवारें खून से सनी हुई थी। बहुत सारी तस्वीरें कागज जले हुए थे। रितिका के हाथों एक फोटो लगती है। रितिका की आंखें फोटो को देखकर फटी की फटी रह जाती है। फोटो में शिवम भैया थे, पर उनके साथ जो लड़की थी वो चारू नहीं थी। तभी उसे एक आधा जला हुआ कागज मिलता है जिस पर लिखा था, तुमने चाहे मुझे प्यार में धोखा दिया हो, पर मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी, तुम्हारी पायल। रितिका को वहां कुछ जली हुई हड्डियां भी मिलती है। कमरे की हालत देखकर रितिका को इतना तो समझ आ जाता है कि यहां किसी को मारकर जला दिया गया है, पर उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर इस लहंगे का और उस चुड़ैल का शिवम भैया से क्या कनेक्शन है। तभी रितिका को वो धीरज याद आता है। रितिका मन ही मन सोचती है कि आखिर धीरज को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। वो उससे सुबह मिलने की ठान लेती है। रितिका सुबह होने का इंतजार करती है। सुबह होते ही रितिका धीरज का इंतजार करती है। थोड़ी देर में वो धीरज न्यूज़पेपर बांटता हुआ रितिका के घर के सामने आ जाता है। सुनो लड़के, हाँ बोलिए मैडम। एक बात बताओ, शिवम भैया इस मकान को छोड़कर क्यों गए? मुझे क्या पता मैडम, मेरा काम न्यूज़पेपर बांटना है, घरों में ताका झांकी नहीं। सुनो, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं पुलिस में तुम्हारी शिकायत कर दूंगी कि तुमने एक लड़की को जलाकर मारा है। नहीं नहीं मैडम, मैंने नहीं मारा, वो तो शिवम भैया ने ही। इतना कहकर धीरज बोलता बोलता रुक जाता है। क्या बोलो? क्या साहब नहीं? मैडम मैं तो गरीब आदमी हूँ, न्यूज़पेपर बांटकर अपना गुजारा करता हूँ, पर आपसे ये बात कह रहा हूँ बस। शिवम भैया पायल नाम की लड़की से प्यार करते थे। पायल भी बहुत प्यार करती थी, पर शिवम भैया ने उसको धोखा देकर चारू भाभी से शादी कर ली। और जब पायल शिवम भैया से शादी करने के लिए लहंगा पहन कर आई थी तो उन्होंने एक कमरे में बंद करके उसे बहुत मारा और जलाकर मार दिया। फिर उन्होंने ही पायल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी और सब छोड़कर दिल्ली चले गए। पायल का प्यार अधूरा ही रह गया। तब से इस घर में जिसने भी लाल लहंगा पहना, पायल की आत्मा उसको मार देती है। ओह माय गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था शिवम भैया ऐसे निकलेंगे। पर क्या तुम पुलिस के सामने ये सब बात बता सकते हो? जी मैम साहब,
आज तक जिंदगी में कोई पुण्य का काम नहीं किया। शायद भगवान मेरे हाथों ये गुनहगार को सजा दिलवाना चाहता हो। रितिका तुरंत पुलिस को फोन करती है। धीरज पुलिस को सच सच बता देता है। पुलिस शिवम को गिरफ्तार कर लेती है और कड़ी पूछताछ करती है। उसके बाद शिवम सब कुछ सच सच कबूल कर लेता है। उसके बाद रितिका उन हड्डियों को पूरी विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर देती है। उसके बाद रितिका वापस रात होने का इंतजार करती है और उस लहंगे को पहनती है। रितिका ये देखना चाहती थी कि पायल की आत्मा को शांति मिली है या नहीं, पर इस बार लहंगा पहनने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तब रितिका सोचती है कि चलो मेरे हाथों एक आत्मा को शांति मिली। रितिका ने चैन की सांस ली। इस कहानी से एक ही सवाल उठता है, पायल की अधूरी मोहब्बत का कारण क्या था? पायल का शिवम से आंख बंद करके पागलों की तरह प्यार करना, या शिवम का पायल को धोखा देना? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे सारे न्यूज स्टोरीज आप सबसे पहले देख सकें।